नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जीत के बड़े ऐलान के साथ अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है, पहली लिस्ट भी आज जारी कर दी है। और इस पहले लिस्ट के साथ ही कांग्रेस की बड़ी जीत की तैयारी नजर आने लगी है। और सबसे बड़ी बात यहां है कि कांग्रेस राजस्थान को छोड़कर 3 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा, पूरे नहीं लेकिन कुछ कुछ। और अभी आप जानते हैं कि कांग्रेस ने सभी 5 राज्यों के पूरे प्रत्याशियों के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों के लिए केवल 229 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी की है। और इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये आप लिस्ट देख रहे हैं, कांग्रेस की लिस्ट। मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30, तेलंगाना से 255। जबकि बीजेपी अभी तक मध्य प्रदेश से 136, छत्तीसगढ़ से 85 और राजस्थान से 41 यानी 262 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। और लेकिन खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के जो प्रमुख दावेदार हैं वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका ऐलान भी हो गया है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है ही, और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी मौजूदा सीट पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। और उनके अलावा जबकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और उधर तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के जीतने की स्थिति में सीएम पद का चेहरा भी हो सकते हैं, इसलिए उनको भी पहली सूची में उनका नाम जारी किया गया है। अपनी इस लिस्ट में कांग्रेस ने बड़ी सूझबूझ के साथ चेहरों को उतारा है, जबकि बीजेपी ने जब से उम्मीदवारों की घोषणा की शुरुआत की तब से वो विवादों में रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़, बीजेपी को स्थानीय नेतृत्व की जगह सांसदों को मैदान में क्यों उतारना पड़ा, ये सवाल उठने लगा। और इससे बीजेपी की जमीनी स्तर पर जो है वो कमजोर हालत की भनक मिल गई। बीजेपी के जो सांसद हैं इन तीनों राज्यों में, खासकर तेलंगाना में अभी बीजेपी ने नहीं, लेकिन ये देखिए लिस्ट आपके सामने है। मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह, ये सांसद, ये 7 सांसद। इनके अलावा एक नाम और है जो बीजेपी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 7 नहीं बल्कि 8 कद्दावर नेताओं को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उतार दिया है। जबकि राजस्थान में देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, श्री देवजी पटेल और किरोड़ी लाल मीणा, ये नाम और ये जो किरोड़ी लाल मीणा है ये राज्यसभा से है, बाकी सारे लोकसभा से हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखिए, विजय बघेल जो भतीजा हैं और भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, विजय बघेल, रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साह, ये 4 नाम आप उधर देख रहे हैं। तो इतने 8, 7, 15 और 4, 19-20 सांसदों को मैदान में उतारना छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। अभी तो लिस्ट बाकी है। तो ये जमीनी हालात क्या हैं बीजेपी के, और जमीनी स्तर पर बीजेपी की जो हालत है वो कमजोर नजर आ रही है, उसकी भनक यहां मिली हुई है। और इसके ठीक उलट कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें ना कहीं गुटबाजी दिख रही है और ना अनबन और विरोध दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ साथ तमाम सत्तारूढ़ कैबिनेट मंत्रियों को बरकरार रखा है। आप जानते हैं कि 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की थी और एक बार फिर कांग्रेस उसी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। और अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां 96 विधायकों में से 69, जी हां 96 विधायकों में से 69 विधायकों को कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की पहले लिस्ट में कुल 144 नाम हैं, जिनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत, नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह, रवि जोशी, जीतू पटवारी, माया राजेश त्रिवेदी, सज्जन सिंह वर्मा, राजवीर सिंह बघेल और विपिन जैन जैसे नाम मध्य प्रदेश की इस कांग्रेस की लिस्ट में शामिल है। और इस लिस्ट में एक दिलचस्प नाम है विक्रम मस्ताल का।
जिन्हें कांग्रेस ने बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खड़ा किया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से 5 बार के विधायक हैं और इस बार उनका नाम काफी देर से बीजेपी ने जारी किया था। चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने युवा विक्रम मस्ताल पर भरोसा जताया है। विक्रम मस्ताल 2018 में टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाकर लोकप्रिय हो चुके हैं। वो नर्मदा युवा सेना संगठन के संयोजक भी हैं, लेकिन राजनीति में उन्होंने कुछ ही महीने पहले कदम रखा है और अब कांग्रेस ने उन्हें सीधे सीएम के सामने टक्कर देने के लिए उतार दिया है। विक्रम मस्ताल का यह वीडियो दोस्तों इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। जरा देखते हैं इस वीडियो को पहले, उसके बाद इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। देखिए जरा वीडियो को। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। तो देख रहे थे आप, ये हनुमान जी हैं जो शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, विक्रम मस्ताल। और तो कर्नाटक से मध्य प्रदेश में बजरंगबली की एंट्री क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस शिवराज सिंह चौहान के साथ खुद उनकी पार्टी यानी बीजेपी ही खड़ी नहीं दिख रही है, ऐसे में कांग्रेस का ये दांव क्या उन्हें और कमजोर कर देगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने जा रही है। आइए जरा सुन लीजिए, याद कीजिए राहुल गांधी जब 150 सीट का दावा कर रहे थे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट। तो 150 हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि 150 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। आज नहीं बल्कि 3 महीना पहले राहुल गांधी ये बात कह चुके थे। और इस लिस्ट के आने के बाद कमलनाथ ने कहा है कि हमने 65 युवाओं को, 144 में से 65 युवाओं को और 19 महिलाओं को टिकट दिया है, जो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में हमारी बड़ी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं जो हमने कहा था हमने किया। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराएगी, सरकार में आएगी। उन विचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। तो ये कमलनाथ, चेहरा खिला हुआ है, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। खैर, लेकिन उधर तेलंगाना के लिए भी आज कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें रेवंत रेड्डी के अलावा विक्रमार्क को मधीरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी को हुजूरनगर से उम्मीदवार बनाया गया है और वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अंजन कुमार यादव को मुशीराबाद से टिकट दिया गया है। दोस्तों, एक तरफ तेलंगाना, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और तीसरी तरफ मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में आज कांग्रेस ने अपना श्री गणेश कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची आ गई है और इस लिस्ट में 144 नाम मध्य प्रदेश के, 55 नाम तेलंगाना के और 30 नाम छत्तीसगढ़ के हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में कांग्रेस की इस पहली लिस्ट पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह कांग्रेस ने चुनावी बिसात पर जीत के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। क्या कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम के साथ जो रणनीति तैयार की है उससे बीजेपी को झटका लग चुका है? क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया और उनके साथ गए नेताओं को इस बार कांग्रेस उन्हीं की भाषा में जवाब दे पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 बार जीतकर बीजेपी को और कमजोर कर देगी? और क्या तेलंगाना में इस बार चलेगा कांग्रेस का जादू? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस की पहली लिस्ट ने उड़ा दिए बीजेपी के होश? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से 2 साथी हैं और छत्तीसगढ़ से 2 साथी हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। उधर छत्तीसगढ़ से 2 साथी हैं। आज पहली बार शंकर पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गहरी पकड़ रखते हैं
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राजनीति में और खासकर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से भी पांडे जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। दीपक जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से ही एक साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और रविवार का दिन, लेकिन सुबह सुबह आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है और सुबह सुबह कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई। सबसे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और ज़रा मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहता हूं इस लिस्ट के आने के बाद, देखिए 230 में से 144 लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, अब 144, लेकिन पाठक जी का नेटवर्क थोड़ा डाउन है, अगर रिकनेक्ट करें तब तक राकेश अचल जी के पास में आता हूं, जब तक राकेश पाठक जी रिकनेक्ट करते हैं। अचल साहब, जरा आपसे समझूं कि 144 सीटों में क्या उम्मीद दिखती है कांग्रेस की। राकेश पाठक जी, ठीक है, तो राकेश पाठक जी के पास पहला आता। जी पाठक जी। देखिए, कांग्रेस मामले में पिछड़ गई थी कि वो प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का कर रही थी कि वो 2 महीने पहले नाम घोषित कर देगी। होगा जब चुनाव की बेला शुरू हुई, जब का बनना शुरू हुआ। आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको और सीधे अचल साहब के पास आता हूं, आप रिकनेक्ट होइए। जी अचल साहब। देखिए राजीव जी, ये प्रत्याशियों की सूची का आना एक औपचारिकता भर है। कांग्रेस ने 6 महीने पहले से अपने संभावित प्रत्याशियों को सिग्नल दे दिया था कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर काम करें, और वो उसी आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे थे। आज जो सूची आई है उसमें चौंकाने वाला कोई तथ्य नहीं है, एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसको देख करके ये लगे कि अरे भाई ये तो प्रयोग कर दिया, सिवाय इसके कि बुधनी से जिन सज्जन को कांग्रेस ने उतारा है वो जरूर लगता है कि दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने शिवराज सिंह जी पर कृपा कर दी है और उनको एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया है जो राजनीतिक नहीं है, जिसका अभिनेता है। और अभिनेताओं की पहुंच कितनी होती है, ये बुधनी जैसे इलाके में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आज भी न बहुत टेलीविज़न है न बहुत कनेक्टिविटी है। तो ये मुझे लगता है कि उन पर एक उपकार किया गया है कि भाई ठीक है, आपकी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है, आप 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसा प्रत्याशी देते हैं जो बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगा। लेकिन ये चुनौती बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बजरंगबली की कृपा कब किस पर हो जाए आप कह नहीं सकते। केवल एक नाम है केपी सिंह का, जो 6 बार के विधायक हैं और पिछोर क्षेत्र से लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट बदल ली है और वो पिछोर से हट करके शिवपुरी सीट पे आ गए हैं। बाकी आपने देखा कि जितने युवा लोग हैं वो कांग्रेस ने दोहराए हैं। कुछ सीटें जो पहली सूची में रह गई हैं उन पर विचार मंथन उनका जारी है, लेकिन और विद्रोह की स्थिति भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। मैं खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करूं तो यहाँ जितनी सीटें अभी घोषित की गई उसमें से मात्र एक सीट ग्वालियर ग्रामीण की है, जिस पर की कांग्रेस के ही केदार सिंह कंसाना हुआ करते थे, जिन्हें लगता था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट न मिलकर उन्हीं के सजाती है साहिब सिंह गुर्जर को टिकट मिल गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और ये स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत विद्रोह सब जगह होगा। लेकिन इस सूची से, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, मुझे लगता है होश तो नहीं उड़े हैं, लेकिन होश ठिकाने पर आ गए हैं। और अब वो जो शेष सूची अभी उसकी आनी बाकी है, उसमें समझदारी से, जिम्मेदारी से ठोक बजा करके नाम सामने लाएगी, क्योंकि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में उसके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है वो 2018 के मुकाबले बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि कांग्रेस के जो बड़े नेता 2018 के चुनाव में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली। और पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में, स्थानीय नेताओं में और छत्रपों में तेजी से असंतोष बढ़ा है। इस असंतोष के रहते क्या कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव की स्थिति में भी खड़ी हो पाएगी, इसमें मुझे शंका लग रही है। क्योंकि उसके तमाम प्रत्याशियों में, जैसे आपने अभी शुरू में गिनाया,
हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वो अपना नाम घोषित होने के 25 दिन बाद पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र में गए हैं। वो भी कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तरह भयभीत है। विधानसभा चुनाव लड़ने में उनको पहले कोई समस्या नहीं थी, लड़े हैं, तो 5 साल मंत्री रहे हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र सिंह तोमर जैसा नेता भी आशंकित है अपनी जीत को लेकर के, तो आप पूरी पार्टी की कल्पना कर सकते हैं। और इस पहली सूची, कांग्रेस की पहली सूची से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2.5 महीने पहले अपनी पहली सूची जारी की और सारी उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जहां वो पिछला चुनाव हार गई थी। दूसरी सूची में भी उसने यही कोशिश की कि भाई जिन सीटों पर हम हार गए वहां ज्यादा मेहनत कर लें, लेकिन उससे कोई अभी परिदृश्य बदला नहीं है। और आप देखेंगे कि आज जो सूची जारी हुई है, इसके बाद राजनीति का जो नया मुहावरा है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो गढ़ा जाने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। राजीव भाई जी, बहुत कुछ दिन में तारे नजर आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों राज्यों में, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में आमने सामने है और यह लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगले 30 दिनों तक आप और हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा 2 राज्य और भी हैं, एक तेलंगाना है और दूसरा मिजोरम है। तेलंगाना में कांग्रेस ने खाता खोल दिया है 55 उम्मीदवारों की सूची जारी करके। मिजोरम बाकी है और उधर राजस्थान भी कांग्रेस के लिए बाकी है। लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना में अभी कुछ नहीं किया है और बीजेपी को पता भी है कि वहां कुछ मिलना नहीं है। मिजोरम की हालत भी बीजेपी के साथ वैसा ही है। जरा डॉक्टर साहब आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूं एक ओवरऑल कमेंट के लिए। इस सूची के बाद क्या कुछ लगता है स्वामी जी आपको? यहां कांग्रेस 144 मध्य प्रदेश, 55 तेलंगाना और 30 छत्तीसगढ़, और उसके सामने बीजेपी की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 लिस्ट आती है। और मध्य प्रदेश के चौथे लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जैसा बता रहे हैं अचल साहब कि उनको जीवन दान माना जा सकता है। अब अभी तो शुरुआत है। हनुमान जी या बजरंग बली जी कर्नाटक के बाद जब राम जी उनको भेजे यहाँ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हनुमान जी क्या कुछ करते हैं, कितना भक्त कमलनाथ का ख्याल रखते हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन जरा आपका नजरिया इस पे। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, एक बार आपने सुना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब युवा थे तो एक बार ऐसे लिखने की प्रतियोगिता हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद 2.5 घंटे के पेपर में 1 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सोच रहे थे। तो शिक्षक को ये लगा कि ये बच्चा लिख क्यों नहीं रहा है, क्या है समस्या। उन्होंने जाके पूछा राजेंद्र प्रसाद जी से, तो उन्होंने कहा सर अभी मैं चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं। और जब उन्होंने वो निबंध लिखा, उसके बाद अध्यापक ने उनकी कॉपी में, उन्हें ये नहीं पता था किसने लिखा, लेकिन उनको ये लिखने में मजबूर होना पड़ा कि ये जो छात्र है ये शिक्षक से ज्यादा योग्य है और मैं इसकी कॉपी जांचने में असमर्थ हूं। देखिए यही होती है रणनीति, यही होती है चक्रव्यूह की रचना। पहले टिकट की घोषणा करना कोई रणनीति नहीं है। जो गलती बीजेपी ने कर दी, बहुत जल्दी टिकटों की घोषणा कर दी, उससे विद्रोह पनपा। उसके अंदर जो गुट थे वो असंतुष्ट हुए और लड़ने को उतारू हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर जो श्रीमंत पहले कांग्रेस के अंदर उत्पात किया करते थे, अब वो जाके बीजेपी के अंदर उत्पात कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे या कांग्रेस से जिन लोगों को बुलाया है या जिनको खरीदा है उनको टिकट दे। वहां एक प्रकार की संघर्ष की स्थिति हुई जो कांग्रेस में नहीं हुई। दूसरी चीज आप देखिए, जो आप विक्रम अस्ताल के लिए कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं ये एक प्रकार से जो बीजेपी की रणनीति है हिंदू मानस को अपनी तरफ आकर्षित करने की, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है, जैसे आपने छोटी सी ये एक उसमें पॉइंट दिखाया जिसमें भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान जी पूछ रहे हैं कि भगवान कर्नाटका में हो गया और बजरंग बली को याद किया था कर्नाटका के अंदर बीजेपी ने, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हारी आज्ञा ये है, मध्य प्रदेश में जाओ और वहां जाके विजय प्राप्त करो। देखिए ये हिंदू मानस पे जब ये वीडियो गांव-गांव के अंदर चलेगी, आपको पता है जो गोविल साहब थे वो जब भगवान श्री राम का उन्होंने पहली बारी ओरिजिनल रामायण के अंदर
पात्र का वो रोल प्ले किया था। जहां भी वो जाते थे जनता जो है उनको भगवान श्री राम मान के उनका चरण स्पर्श करती थी, और वो खुद कहते थे कि भाई मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य होता है कि लोगों के मन में इतना श्रद्धा भाव है। तो भारतीय जनमानस के अंदर हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, तो देखिए राजीव जी, मैं ये मानता हूं ये जो विक्रम अस्ताल को टिकट देके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज किया है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन हार जाए। देखिए बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती की, ये जितने लोग थे, तोमर साहब थे या ये शिवराज सिंह चौहान थे या विजय वर्गीय थे, जो 8-8, 10-10 सीटों को एक प्रकार से वो कर सकते थे, इफेक्ट कर सकते थे, अब ये अपनी सीट पे केंद्रित हो गए हैं। जो कि रणनीति कांग्रेस की होनी चाहिए थी, वो अपनी ही रणनीति में बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चक्रव्यूह की रचना है ये बहुत सुदृढ़ है कांग्रेस की, और जो ये कैंडिडेट घोषित हुए हैं छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से कैंडिडेट घोषित हुए हैं, मेरे ख्याल से सारी व्यू रचना को समझकर बीजेपी के कांग्रेस ने अपनी रचना की है, और मुझे लगता है कि ये चक्रव्यूह जो कांग्रेस का है इसे बीजेपी भेद नहीं पाएगी। चक्रव्यूह को बीजेपी भेद नहीं पाएगी, लेकिन जिस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकलीफ होती है मंच पर, उनके सामने क्या हनुमान जी टिक पाएंगे, या अगर टिक गए जैसा कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जरा समझूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे कि हनुमान जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के बीच की लड़ाई कैसी दिखाई दे रही है आपको, और जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है? देखिए राजीव जी, पहले तो हनुमान जी वाले विषय पर ही आ जाते हैं। कमलनाथ स्वयं को हनुमान भक्त कहते हैं। छिंदवाड़ा में जो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर है, वहां सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। आपको याद होगा अभी मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने पहले एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया था कि कमलनाथ तो कुछ भी कह देते हैं, उन्होंने नहीं बनवाई मूर्ति, जबकि दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ये साबित हो गया। डीबी लाइव पर हमने भी एक स्पेशल शो बनाया था, आपको याद होगा, कि वो सबसे बड़ी मूर्ति कमलनाथ ने ही बनवाई है। सारी तस्वीरें, उसका आर्किटेक्चर से लेकर उसका जो डिजाइन था उस तक के डेट वाइज चीजें हमने बताई थी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये भी एक कौन है कि कमलनाथ स्वयं को सच्चा सनातनी हिंदू बताकर, हनुमान भक्त बताकर, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में से वो एक बाण छीन लेना चाहते हैं जो तथाकथित हिंदुत्व का बाण भारतीय जनता पार्टी के तरकश में रहता है। विक्रम अस्ताल की जो उम्मीदवारी है उसे मैं एक प्रतीकात्मक उम्मीदवारी के रूप में ही देखता हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका 4 बार रहना ही उन्हें अलोकप्रिय बना चुका है जी। भारत की राजनीति में बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जन्मभूमि ग्वालियर में चुनाव हारे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे हैं। चुनाव कोई भी हार सकता है, लेकिन इस प्रतीक के जरिए कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि हनुमान जी हमारे पास भी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस वो गलती करेगी जो नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में की थी, तो मुझे लगता है वो अनुचित होगा। नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी को बजरंग बली के समकक्ष रख दिया था, बजरंग दल को के समकक्ष रख दिया था, तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए एक अभिनेता को एकदम हनुमान जी बताने की अगर कोशिश कांग्रेस करेगी तो वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत कारगर उपाय होगा। अब जो आज पहली सूची आई उस पर थोड़ी थोड़ी बात कर लें। एक तो इस सूची में सबको समाहित करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। जहां तक मेरी जानकारी है, जब पहली बैठक हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम छांटकर जब राहुल गांधी के सामने रखे थे, तो राहुल गांधी ने सबसे पहली आपत्ति यह की थी कि इसमें महिलाएं इतनी कम क्यों हैं। शायद इसीलिए दोबारा वो पूरी कवायद 3 बार बैठक हुई, और फिर आपने जो आंकड़ा बताया वो अब सबके सामने है। तो ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो हम आदिवासी सीटों के रूप में जानते हैं, सबको एक साथ लेकर इस सूची में समाहित किया गया है। जोखिम भरा काम भी है,
कई लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की जिद थी कि अब 50 साल से कम वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। जब आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे अध्यक्ष, उसके बाद भी ऐसे बयान आए थे। इसमें 65 उम्मीदवार 50 साल से कम के हैं। तो ये प्रयोग धर्मिता स्वाभाविक है, बीजेपी को चौंकाने के लिए पर्याप्त कारण है। इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी कटे हैं। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जो कमलनाथ के खुद के बहुत करीबी हैं, उनकी जब सरकार थी तो वे विधानसभा के स्पीकर थे, उनका टिकट कट गया है। एक रोचक बात और है इसमें कि स्वयं कमलनाथ पहली बार, जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव आम चुनावों के साथ लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार वे प्रत्याशी नहीं थे चुनाव के समय। सरकार बनने के बाद उनके एक सहयोगी ने इस्तीफा दिया और वे उपचुनाव लड़कर विधायक बने थे। अपने पूरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कमलनाथ पहली बार पूरे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। कई और रोचक चीजें हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उनकी ही पार्टी से आयातित अवधेश नायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। अवधेश नायक संघ की परंपरा से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्ष कार्यकर्ता हैं। ओटीसी किया होगा उन्होंने, और उन्हें कांग्रेस ने अपने में शामिल करके नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उतारा है। दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। तो इस तरह के कई जोखिम भरे कदम कांग्रेस ने सूची में उठाए हैं, ऐसा दिखता है। और निश्चित तौर पर यह सूची ठोक बजाकर बिल्कुल छन्नी में छान कर सामने आई है। परिणाम क्या होंगे ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए कई चीजें इसमें सोचने लायक हैं। जी राजीव जी। ग्वालियर से आप हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार जी हैं कांग्रेस प्रत्याशी। डीबी लाइव से बात करते हुए वो कह रहे हैं कि झोपड़ी वाले सिंधिया के महल को गिराएंगे। जरा सुन लेते हैं पहले, ये बहुत मजेदार बाइट है, जरा सुनते हैं, चर्चा करते हैं। जरा आपसे समझूं, फिर सीधे आऊंगा पांडे जी के पास में और छत्तीसगढ़ चलेंगे, वहां क्या कुछ हो रहा है। चाचा भतीजा आमने सामने, भतीजा सांसद और चाचा मुख्यमंत्री, कद्दावर दोनों, क्या कुछ कैसी फाइट होने वाली है शंकर पांडे जी बताएंगे। लेकिन उनसे पहले जरा ये शिकरवार जी को, सतीश जी को हम सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा है, आप यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं। सिंधिया जी का क्षेत्र माना जाता है, सिंधिया जी का महल भी है, उनके प्रभाव को कैसे काट पाते हैं आप? एक महल 1 लाखों झोंपड़े हैं और लाखों झोंपड़े महल को ध्वस्त कर देंगे। एक महल है, लाखों झोपड़ियां हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बयान क्या मायने रखता है यहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सब लोगों के लिए एक व्यक्तिगत विषय है कि डॉक्टर सतीश सिकरवार एमएलबी कॉलेज जो ग्वालियर का है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े हैं, जिसमें मैं भी पढ़ा हूं, हमारे छात्र संघ के, हमारे नहीं, हमसे तो बहुत जूनियर है सतीश सिकरवार, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका डॉक्टरेट भी उसी विषय में है जिसमें मेरा डॉक्टरेट है। सतीश सिकरवार जमीनी नेता हैं ग्वालियर में। लगातार वे पार्षद का चुनाव जीतते रहे, उनकी पत्नी पार्षद का चुनाव जीतती रही। ग्वालियर में जब कांग्रेस महल मुक्त हुई और सिंधिया मुक्त हुई, उसके बाद आधी सदी बाद कांग्रेस ने मेयर का चुनाव जीता। स्वयं माधवराव सिंधिया अपने जीवन काल में ग्वालियर में महापौर का चुनाव कांग्रेस की झोली में नहीं ला सके थे, महापौर का पद। वो महापौर डॉक्टर सतीश सिकरवार की धर्मपत्नी है, शोभा सिकरवार। ये जो मर्म की बात सतीश ने कही है कि महल और झोंपड़ी की लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में कहीं ये भी होगा, जो कयासबाजी हम सब लोग लगाते रहते हैं, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वे प्रत्याशी होंगे तो डॉक्टर सतीश सिकरवार उसको महल और झोंपड़ी की लड़ाई बना देंगे, दिए और तूफान की लड़ाई बनाएंगे, ऐसी उनकी मंशा इसमें दिखाई दे रही है। ये इस नजरिए से भी देखिए कि यही डॉक्टर सतीश सिकरवार जब बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो सिंधिया के खासमखास मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस के टिकट पर इनको चुनाव हराया था 2018 में। फिर सतीश कांग्रेस में आ गए, मुन्नालाल गोयल सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए, उपचुनाव में टिकट भी मिला, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सबसे खासमखास प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को सतीश के सामने नहीं टिका सके और सतीश सिकरवार ने मुन्नालाल को चुनाव हरा दिया था। ये बड़ी बात है। और उसके बाद महापौर का चुनाव कांग्रेस की झोली में लेकर आया सतीश। तो जो झोंपड़ी और महल की लड़ाई सतीश बनाना चाहते हैं, वो परिदृश्य ग्वालियर चंबल अंचल में बन चुका है। महल की हार तो उसी दिन हो गई जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना संसदीय सीट पर चुनाव हार गए थे।
1.25 लाख वोटों से। तो मुझे लगता है सतीश ने एक तरह से चुनौती भी दे दी है, प्रकारांतर से उन्होंने ये ऑफर भी दे दिया कि महाराज आप भी आ जाइए, बीजेपी से टिकट लेके विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले से उस चुनौती को पेश कर चुकी है। सिंधिया साहब अगर उतरते हैं मैदान में तो उनके सामने एक कद्दावर नेता ऑलरेडी खड़ा है। जैसी चर्चा चल रही थी उस पर भी बात करेंगे आगे आके, लेकिन शंकर पांडे जी के पास आना चाहता हूं। एक चुनौती उधर भी है, चाचा भतीजे की चुनौती। वहां कितनी सारी चुनौतियां हैं। मात्र 30 उम्मीदवारों की सूची आज जारी हुई है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ हलचल है छत्तीसगढ़ में, जरा शंकर पांडे जी से समझते हैं। और इस लिस्ट को देखकर जिसमें से 8 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट दिया गया है, इसके क्या मायने हैं। और ये भी समझना चाहता हूं आपसे, बस्तर को कहा जाता है कि वहां जिसकी जीत होती है 12 सीटों में से मैक्सिमम जो जीत कराता है सरकार उसकी रायपुर में बनती है। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है बस्तर से लेकर उधर सरगुजा तक, और बीच में प्लेन का पार्ट तो है ही। शंकर पांडे जी। हाँ, जो कांग्रेस ने 30 लोगों की लिस्ट जारी की है, मैं समझ रहा हूँ बड़ी संतुलित लिस्ट है। और इसको लोगों ने कांग्रेस ने बड़े दमदारी से और बड़े ढंग से चिंतन मनन करके निकाला है। जहां तक सवाल उठता है 8 विधायकों के टिकट उसमें काटे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि पिछली बार ये माना जा रहा था कि चूंकि 15 साल की रमन सिंह सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी कारण कुछ विधायक ऐसे ही उसके चक्कर में जीत गए थे। तो इन्होंने 8 विधायकों के टिकट काटा है, उसमें 2 संसदीय सचिव हैं। और संसदीय सचिव में एक जो है वो एक्स कलेक्टर भी रह चुके हैं, IAS भी हैं, उनका भी टिकट काटा है। जहां तक 8 में एक जो सीट है वो तो उनके घर में गई है। महेंद्र कर्मा की पत्नी दिवती कर्मा को दंतेवाड़ा से MLA है, तो उनकी टिकट काट के उनके बेटे को वहां टिकट दे दी गई है। और अब मैं बता दूं कि ये जो मामला है, कुल मिला के कांग्रेस का जो मामला है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास तो एक चेहरा है मुख्यमंत्री का, भाजपा के पास अभी तक कोई चेहरा ही तय नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये सब केंद्रीय नेताओं के भरोसे हैं। अब देखिए, हो ये रहा है कि रमन सिंह सरकार के सभी भूतपूर्व मंत्रियों को इस बार प्रत्याशी बना दिया गया है। रमन सिंह स्वयं प्रत्याशी हैं, इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि वो सांसद भी हैं। इनके 3 महासचिव केदार कश्यप, विजय शर्मा और OP चौधरी, ये तीनों भी महासचिव, इन तीनों को प्रत्याशी बना दिया गया है। 4 सांसद जो है वो प्रत्याशी बन गए हैं, एक केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी बन गया है। तो अच्छा, दूसरा जो लगातार बदली, जो लोगों के टिकटें जो बदली है, कुछ लोगों को चेंज किया, उससे कांग्रेस के मुकाबले भाजपा में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह जी के एरिया में चल देंगे, रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के एरिया में चल देंगे। तो मुझे लगता है कि जो सेंट्रल के जो नेता है, केंद्रीय नेता है भाजपा के, लगता है उन्हीं के भरोसे ये चुनाव लड़ेंगे। और केंद्रीय नेताओं के भरोसे कर्नाटक में, हिमाचल में चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा, तो उसका क्या परिणाम आपने देखा भी है। सवाल उठता है कि बस्तर से, ठीक है कि बस्तर से और सरगुजा से अगर जीत में से जो जीत होती है उसी से छत्तीसगढ़ में सरकार तय होती है। तो अभी बस्तर में एक सीट जो सामान्य वर्ग की सीट है वो अभी जगदलपुर की, वो भी डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके पीछे कहानी बताई जा रही है कि भूपेश किसी एक को चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसी एक को चाहते हैं और डिप्टी CM किसी एक को चाहते हैं, तो वो सीट डिक्लेयर हो जाएगी। हाँ, ये तय है कि पूरी 12 की 12 जो पिछली बार आई थी बस्तर में कांग्रेस के पाले में, इस बार वो संख्या 1, 2, 3 कम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। वही हाल मैं सरगुजा के बारे में बता दूं आपको। सरगुजा में भी पूरी सीटें 14 की 14 सीटें इस बार कांग्रेस के पाले में नहीं आएगी। वहां भी 2, 3, 4 सीटें मुझे लगता है कि वो भाजपा के पाले में जा सकती जी। सरगुजा में 14 सीटें हैं और उधर बस्तर में 12 सीटें हैं। सरगुजा और बस्तर, सरगुजा नॉर्थ छत्तीसगढ़ है और बस्तर साउथ छत्तीसगढ़ है। और खासकर बस्तर का एरिया जो है नक्सल प्रभावित एरिया ज़्यादा प्रभावित रहा है, सरगुजा भी कभी प्रभावित था। तो ये छत्तीसगढ़ ऊपर से लेकर नीचे तक और बीच का पार्ट जो है उसमें 64 सीटें हैं।
और टोटल 90 सीटें छत्तीसगढ़ की, जिसमें से 30 सीटों पर आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, अपने प्रमुख नेताओं को आज उस सूची में रखा है, जबकि बीजेपी शुरुआत से ही ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी अपने प्रमुख नेताओं को, और खासकर क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को चौथी लिस्ट तक का इंतजार करना पड़ा। वो चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक ओवरऑल इस लिस्ट को देख करके क्या कुछ नजर आता है प्रशांत टंडन जी आपको, और कितनी कमर कस चुकी है कांग्रेस पार्टी यहां पे? बीजेपी कितना आगे या बीजेपी कितना पीछे दिखाई दे रही है इन उम्मीदवारों की सूची के बाद? जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। देखिए, जो माइक्रो डिटेल है हमारे जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथी हैं दे ही रहे हैं। मैं जरा ऊपर से जो देखने की कोशिश करता हूं, तो ये पहली बात तो राजीव जी की कांग्रेस की लिस्ट आते ही चुनाव में गर्मी शुरू हो गई। आज से चुनाव की गर्मी तो अब शुरू हुई है, और उसमें सबसे जो मजेदार एलिमेंट है वो जो विक्रम मस्ताल को जो टीवी कलाकार हैं, हनुमान जी का रोल कर चुके हैं, उनको टिकट देना, तो ये चुनाव में को रोचक बनाएगा, काफ़ी कलरफुल बनाएगा, मीडिया अटेंशन मिलेगा। जिस तरीके का वीडियो आपने दिखाया, इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे घूमेंगे, इसका इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। और एक थोड़ा सा फ़ायदा कांग्रेस को ये मिलेगा कि कांग्रेस के ऊपर अगर वो हिंदुत्व वाला हमला होगा कोई, तो ये विक्रम मस्ताल को आगे करेंगे कि देखिए हमारे साथ तो हनुमान जी लड़ रहे हैं। ये एक चुनाव को रोचक बनाएगा केवल। और ठीक है, मैं सहमत हूँ हमारे साथियों से कि कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है वो। लेकिन जो गंभीर बात है राजीव जी, वो ये है कि जब हम लोग पार्टियों के बंद कमरे के अंदर नहीं होते, तो जब ऐसे कोई फैसले आते हैं तब बंद कमरे में क्या बातें हो रही हैं, रणनीति क्या बन रही है, वो सामने आती है जी। अब इसमें 2-3 पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के। सबसे पहली चिंता होती है, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, कि किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का या अपने सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए। तो एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बीजेपी की जो रणनीति है कि पैराशूट से 18 अभी तक उतारे जा चुके हैं जो केंद्रीय नेता हैं, ये बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी को, मध्य प्रदेश में खासकर एंटी इनकम्बेंसी को कंटेन करने का एक तरीका है। ये उनकी सोच है। ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, ये गुब्बारा ऐसा भी हो सकता है कि जो उतर आए बिना किसी नतीजे के। तो ये एक बीजेपी की रणनीति समझ में आती है। दूसरी कांग्रेस की एक जो रणनीति समझ में आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है राजीव जी। राहुल गांधी और कांग्रेस, अब आप देखिए कि पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति में जा चुकी है। मैं मध्य प्रदेश के 144 जो आज टिकट आए हैं, सीट के कैंडिडेट आए हैं, जरा उनका विश्लेषण कीजिए। इसमें इस 144 में 116 कैंडिडेट हाशिए के समाज के हैं, यानी इसमें 39 ओबीसी हैं, 22 शेड्यूल कास्ट है, 30 शेड्यूल ट्राइब है, 6 माइनॉरिटीज हैं और 19 महिलाएं हैं। ये टोटल संख्या 116 होती है। और इसमें जैसा डॉक्टर साहब बता चुके कि 65 लोग जो है वो 50 की उम्र के नीचे हैं। तो कांग्रेस सामाजिक न्याय के प्लैंक को महिलाओं को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर, और जिस तरीके से वो ओबीसी की मांग कर रही है जातिवार जनगणना की, उसको लेके कमिटेड है। और वो कमिटमेंट उनकी पहली लिस्ट में दिखाई दिया है कि 144 में से 115 जो कैंडिडेट हैं, 116 कैंडिडेट हैं, वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। ये कांग्रेस के बंद कमरे की रणनीति सामने इस लिस्ट से दिखाई दे रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में के प्लैंक पर जा रही है।
उसने ट्राइबल के इश्यूज का या दूसरे किसी आर्थिक इशू का सहारा नहीं लिया है। उसने टिकट ऐसे लोगों को दिया जिनको दंगों में चार्जशीट हुई है, जो जेलों में गए हैं, जो कन्वर्जन वाले मामलों पे जेलों में गए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। और उसके अलावा दिलीप सिंह जूदेव के परिवार को उन्होंने टिकट दिया, 2 लोगों को। अब दिलीप सिंह जूदेव ट्राइबल्स के बीच में काम करते, लेकिन वो राजघराने से आते थे और वो काम क्या करते थे, वो एंटी कन्वर्जन ड्राइव चलाते थे। तो बीजेपी उस राज्य में जहां 2% क्रिश्चियन और मुसलमान हैं, वहां पे हिंदुत्व को लेकर गई है। ये मोटा मोटा मुझे अभी दोनों राज्यों का समझ में आता है। तीसरा, राजस्थान। देखिए, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होगी। अशोक गहलोत का सबसे बड़ा एडवांटेज 2 है वहां पे। उनको एंटी इनकम्बेंसी के लिए ज़्यादा कुछ परवाह नहीं करनी है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी की काट 2 चीज़ों से हो रही है। एक, वसुंधरा राजे का पोस्टर ना लगना चुनाव में, यानी उनको आगे ना करना, उनको ठंडे बस्ते में डाल देना या किनारे कर देना। और दूसरा, बगावत। जो बीजेपी के वहाँ पे रिबल कैंडिडेट्स हैं और खुली बगावत है वहाँ पे, ये 2 फैक्टर अशोक गहलोत की एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा कम करेंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल, राजस्थान में, और ये 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आप राजस्थान का बता रहे हैं। और ऐसे ही अगर उधर बढ़े हम तेलंगाना, तो वहाँ भी बहुत कमोबेश स्थिति जो है वैसी दिखाई देती है। लेकिन वहाँ सीएम केसीआर जो हैं, के चंद्रशेखर राव, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जनता उनका साथ देती हुई दिखाई अब नहीं दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा आपसे भी समझूं, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक ओवरऑल, आपसे मैं माइक्रो लेवल पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ओवरऑल आपके सामने छत्तीसगढ़ के बीजेपी की लिस्ट, 85 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ की है। 30 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं और अभी आना बाकी है। अगले 2-3 दिनों में 17-18 तारीख तक सारे उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। देखिए, दोनों बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। और इधर मध्य प्रदेश का भी देख रहे हैं, तेलंगाना देख रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में खाता खोला है, तो राजस्थान को अभी कांग्रेस ने थोड़ा सा किनारे रखा है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी कांग्रेस की और स्ट्रेटेजी बीजेपी की, स्पेसिफिकली अगर मैं छत्तीसगढ़ से शुरू करूं राजीव जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उतना बड़ा जो है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कर सकेगी क्योंकि पहले ही अच्छा खासा पीछे है। मतलब वर्तमान जो विधानसभा में जो पार्टी पोजीशन है उसमें काफी नीचे है। बहुमत तक पहुंचने के लिए पहले तो उस गैप को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस को जिन चीजों से डील करना है, मुझे ऐसा लगता है वो 3 अलग फैक्टर्स है जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी वहां पर जो धीरे धीरे उभर रही है। दूसरा जो है वहां पर अरविंद नेताम साहब जो है, जो पहले कांग्रेस के नेता थे और आदिवासियों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है सर्व आदिवासी समाज। उन्होंने घोषणा की है, उनके लगभग काफी उम्मीदवार लगभग तय जैसे हैं, वो 50 जगहों पर अपने उस लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव साहब का क्या रुख होगा, ये भी देखने वाला होगा कि वो अपने कितने लोगों को प्लान करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कहां मदद करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 4 सालों तक एक विवाद जरूर छत्तीसगढ़ में रहा है, जिसके केंद्र में टीएस सिंहदेव साहब भी थे। उनका कहना था कि जिस समय भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, उस समय 2.5 साल का फार्मूला था और 2.5 साल अब भूपेश बघेल के बाद मैं संभालूंगा। हालांकि वो कभी भी हो नहीं पाया और ये भी बात साफ हो गई थी कि इस तरीके का कोई फार्मूला था नहीं, लेकिन अंदर खाने की क्या बात है ये हम नहीं कह सकते। तो टीएस सिंहदेव को हालांकि पिछले दिनों अभी कुछ समय पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन टीएस सिंहदेव अगर अपने लोगों को वहां पर प्लेस करते हैं, बैठाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी देखना होगा। तो कांग्रेस के सामने मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी चुनौती अभी नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है कि काफी सांसदों को उतारा गया, यहाँ भी वही हो रहा है। तब देखने वाली बात है जब सीटें दोनों तरफ से पूरी की पूरी डिक्लेयर हो जाएंगी और किस मोहरे के सामने कौन सा मोहरा खड़ा है, उसके बाद ही असली कुछ कहा जा सकेगा। केवल एक पुराना रेफरेंस में बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने
विक्रम साहब को खड़ा किया गया है, जो जिन्होंने हनुमान का रोल अदा किया था। मुझे याद है 1977 में जो मेरा कैरियर का पहला विधानसभा चुनाव कवर करने का था, उस समय और जहां मैं इस समय बैठा हूं राजिम में, यही राजिम का वह क्षेत्र है जहां पे श्यामाचरण शुक्ला जैसे हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री को पवन दीवान नाम के एक सन्यासी ने हरा दिया था। और पवन दीवान मंत्री बने, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है, राकेश अचल जी को याद होगा, राकेश पाठक जी को याद होगा। तब कहा जाता था कि पवन नहीं यह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। देखिए, अगर ये नारा चल गया तो आप जानिए कि वहां पर शिवराज सिंह का हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस श्यामाचरण शुक्ल को जो दिन में 2 बार शेविंग किया करते थे, हम लोगों के लिए सबसे ग्लैमरस लीडर अगर कोई थे तो उस समय श्यामाचरण शुक्ल थे। तो उस समय उनको जब परास्त किया गया तो एक बहुत अच्छी हेडिंग लगाई गई थी, दोनों को खड़ा करके एक न्यूज़पेपर ने छापा था। पवन दीवान के नीचे लिखा था संन्यास से राजनीति की ओर, और दूसरी तरफ श्यामाचरण शुक्ल के नीचे कैप्शन लगा था राजनीति से संन्यास की ओर। हालांकि वो हो नहीं पाया, बाद में पवन दीवान जो है वो खुद कांग्रेस में शामिल हो गए, वो एक अलग कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिवराज सिंह वहां पर हारे और अगर वहां पर विक्रम साहब हनुमान के रूप में फिर से कोई राम सेतु बनाएंगे, तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एक स्टेज है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होता हुआ तेलंगाना तक पहुंच सकता है। और राकेश अचल जी, राकेश पाठक जी किस्मत वाले होंगे कि धौलपुर से अगर वो राम सेतु बना, राजनीतिक राम सेतु, तो ग्वालियर से होके ही निकलेगा और यहां तक पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चमत्कार राजनीति में निश्चित रूप से होते हैं और हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आश्चर्यकारी परिणाम के लिए हमको रुकना चाहिए। और कांग्रेस की असली चुनौती छत्तीसगढ़ के मामले में वो ऐसी है। अंतिम बात जो तेलंगाना के बारे में जरूर कह रहा हूं कि तेलंगाना में जिस तरीके से बात होने लग गई है कि कांग्रेस ने जो है वहां पे अपनी नई जमीन बना ली है, और उस जमीन में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले पीछे छूट गई, बहुत पहले। अब मुझे लगता है कि वहां पर जो एग्जिस्टिंग टीआरएस की जो सरकार है, उसको अपनी सीट को बचाना, अपनी सरकार को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ से जो बयान चल रही है कांग्रेस की, वो शायद तेलंगाना में भी पहुंच सकती है। राजू जी, जब चारों तरफ से बयार चल रही है तो तेलंगाना क्यों नहीं पहुंच सकती है? वो भी इसी देश में है, उस हिसाब से भी। और दक्षिण की हवा सबसे पहले तेलंगाना ही पहुंचेगी, कर्नाटक से भी लगा हुआ है, तो उस हिसाब से भी। और दूसरा, तेलंगाना का एक पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, तो वैसे भी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बहुत दमदारी के साथ, जैसा शंकर पांडे जी बता भी रहे थे, दमदारी के साथ यहाँ कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमलिंदु उपाध्याय जी, ओवरऑल देखा जाए, आपसे भी ज़रा ओवरऑल की बात करें, माइक्रो लेवल की बात नहीं, ओवरऑल। शिवराज सिंह चौहान को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन कांग्रेस क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जीवन दान देना चाहती है, या चौहान साहब इतने पहले ही निपट चुके हैं कि वहाँ कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत के आ जाएगा, ऐसा माना जाए? लेकिन दूसरी बात, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने आज से अपने जो पत्ते हैं वो खोलना शुरू किए, उस हिसाब से भी ज़रा समझूं आपसे कि क्या कांग्रेस यहाँ से जो राहुल गांधी 150 सीटें, या राहुल गांधी लद्दाख जाके कहते हैं कि कांग्रेस का कौन सा डाउनफॉल, कांग्रेस तो यहाँ 4 राज्य ऑलरेडी जीतने जा रही है, वहीं वो ऐलान करते हैं लद्दाख में, उस तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई देती है। कैसा, आप क्या कुछ देख रहे हैं? राजीव जी, आज जो 2 सूची आई है, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की को देखा जाए और तेलंगाना को भी अगर देखा जाए, तो ये लग सकता है कि राहुल गांधी जो लद्दाख में कह रहे थे, कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और ये कोई मतलब कहा जाए कि जो एक आकलन वाली बात है, जो जिस तरह की सूची आई है उसको देख करके ये कहा जा सकता है ये कोई लल्लो चप्पो वाली या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने पत्ते फेंटे हैं, वो काफ़ी मजबूती के साथ पत्ते फेंटे हैं, और एक सस्पेंस बना के पहले से रखा गया कि कांग्रेस की कैसी लिस्ट आएगी, कौन उसके उम्मीदवार होंगे, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाले निश्चित तौर पर रहे होंगे। अब ये सूची आने के बाद, जैसा कि बताया राकेश जी ने कि भाई इसमें कोई नई बात नहीं थी, मध्य प्रदेश में खासतौर से जिन लोगों को चुनाव लड़ना था उनको पहले ही बता दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ पहले ये सब तय हो गई होंगी, और लंबे समय से जब वहाँ तैयारी हो रही है चुनाव लड़ने की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब माहौल बनाया जा रहा है, तो प्रत्याशी भी लगभग तय हो गए होंगे और उनके इशारे भी इनको दे दिए गए होंगे किसको क्या करना है। अब जहाँ तक सवाल आपने कहा शिवराज सिंह का, राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो शिवराज सिंह को जिंदा इसलिए रखना चाहती है ताकि वो मोदी जी के लिए एक सरदर्द बने रहें।
इसलिए जो है ये जो है काम किया गया, वरना शिवराज सिंह को तो मोदी जी निपटा चुके हैं अच्छे तरीके से। तो लेकिन अब मोदी जी के लिए सिरदर्द जो है शिवराज सिंह बने रहे, इसके लिए कांग्रेस जो कुछ काम कर रही है। और दूसरा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा होगा, जब प्रधानमंत्री जाएंगे और जाकर के वहां अल्ल बल्ल अपना जो भी कुछ कहेंगे, जो भी बातें करेंगे, तो उसके बदले में जो है वो गदा लिए हुए बजरंग बली वहां खड़े होंगे। तो अब प्रधानमंत्री जो बजरंग बली से लड़ेंगे कि बजरंग दल को लेकर के जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जाने वो क्या करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अब जो है बजरंग बली होंगे, और मुझे लगता है कि बजरंग बली ठीक उसी तरीके से न्याय करेंगे जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में किया था। तो अब ये प्रधानमंत्री समझते हैं कि नहीं समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि नहीं समझती, ये उनका मसला है। लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठ करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उससे लगता है कि बजरंग बली जो है वो चूंकि न्याय के देवता है, तो न्याय निश्चित तौर पर बजरंग बली करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। अब दूसरी बात जो है, जो सनातन का मुद्दा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने तो एक छीन लिया। भाई आप तो श्राद्ध में अपनी लिस्ट लेकर के चले आए, उन्होंने श्राद्ध के बाद वो लिस्ट लेकर के आए, और श्राद्ध के बाद जो हनुमान जी को लेकर के आए। तो अब इस पिच पे आप कैसे कांग्रेस से लड़ाई लड़ेंगे। तो अब प्रधानमंत्री जो लड़ते रहे। अब दूसरी बात ये कि आपको नए नए शंकराचार्य प्रधानमंत्री बनने अगर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बन जाए। लेकिन जो है वो हिंदू जनता जो है उनको शंकराचार्य मानेगी कि नहीं, ये है। क्योंकि प्रधानमंत्री शंकराचार्य तो नहीं हो सकते। अब वो साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, बाबा हो जाए, कुछ भी हो जाए, शंकराचार्य नहीं हो सकते। तो ये प्रधानमंत्री के अपने कुछ संकट है। हालांकि वो जाते हैं बार बार शिव जी की शरण में, जाए बहुत अच्छी बात है, शिव जी की शरण में जाते हैं। लेकिन शिव जी जो है वो जो भस्मासुर पैदा कर लेते हैं, तो उनको वो जानते भी है शिव जी निपटाना जो किस तरह से निपटाया जाता है। तो ये बहरहाल धार्मिक चीजें हैं, उससे हम लोग को कोई लेना नहीं है। लेकिन जो कुल मिलाकर जो राजनीति की मसला है राजीव जी, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो अच्छे तरीके से खेलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के सामने खासतौर से मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कोई संकट इस तरीके का नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश से जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबने बताया कि वहां कांग्रेस के अंदर कोई विद्रोह बगावत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम तरह की विद्रोह बगावत देखने को मिली। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो नहीं गए वहां घूमने के लिए अपने क्षेत्र में। अब जाएंगे कि वो क्या जाएंगे, मतलब मुझे लगता है कि शायद नहीं जाएंगे। अब आगे भी प्रधानमंत्री हो सकता है वो भी चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है राजीव, मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस जो है अच्छी पकड़ बना चुकी है, और वहां साफ हो चुका है कि वहां तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों एक होकर के पर्दे के पीछे से लड़ेंगे। और उसको बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, और वहां के जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी वो तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और खासकर बीआरएस दोनों, और खुद इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक्सपोज किया था। लेकिन यहाँ दूसरी बात और बहुत मज़ेदार तथ्य वहाँ है, जब प्रधानमंत्री जी भाषण देकर आ रहे थे और उन्होंने केसीआर के बारे में बताया था। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा आप कर भी रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे दोनों साथी जो हमारे 4 साथी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से 2 और 2 साथी छत्तीसगढ़ से, ये दोनों भी आगे बताएंगे। उस विषय में चर्चा करना ज़रूर चाहता हूँ। जो हिंदुत्व की जो बातें हैं उसमें कांग्रेस कितना आगे बढ़ चुकी है, कांग्रेस इस मुद्दे को, उसमें आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन इस मुद्दे को कैसे कांग्रेस खत्म कर रही है, या इस मुद्दे बीजेपी से ये मुद्दा खुद की तरफ खींच चुकी है, इस पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ओवरऑल एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे। जो बात यहां कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, उसमें भी हिंदुत्व का मुद्दा, और उसमें हनुमान जी की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कभी बीजेपी उस पर अच्छी बैटिंग करती थी, अच्छी बॉलिंग करती थी, लेकिन अब बीजेपी उससे बचने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व का मुद्दा है, और देखिए इसी कारण शायद अभी आज की तारीख में सब इजराइल की तरफ देख रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी की बातों में सुर मिला रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इजराइल की बात कर लो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वहां बीजेपी फंस जाएगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थिति आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव के समय थी, जब रशिया और यूक्रेन युद्ध की बात होती थी, उस समय भी इससे बचने की कोशिश हो रही थी। तो क्या ये बीजेपी को पता है कि आने वाले 5 राज्यों में परिस्थिति उसकी अच्छी नहीं है? क्या कहेंगे? का दोहा है, मैंने कोई शब्द इसमें इंक्लूड नहीं किया है। रहीमन नीचन संग बसी, लगत न कलंकई काहे, दूध कलारेन हाथ लगे, मद समझाएं सब ताहे। इसका मतलब यह है, संगत से आदमी पहचाना जाता है। आप इसका उदाहरण समझिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बीजेपी दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी हैं,
लेकिन आज की तारीख में अगर महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकों की आप वोटिंग प्रेफरेंस को देखेंगे, 99% लोग शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार होंगे। मैं भी 1 साल पहले तक शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार ना होता, लेकिन क्योंकि शिवसेना सेकुलर्स के साथ है, क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है, इसलिए अगर मुझे विकल्प चुनना है बीजेपी और शिवसेना के बीच में, मैं तो शिवसेना को वोट दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो लड़ाई है मध्य प्रदेश में वो है असली सनातन की और फर्जी सनातनी की। तो अल्पसंख्यक वोट, जो सेकुलर वोट है, जो कहता है कि धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि क्योंकि बीजेपी की रणनीति फर्जी सनातन, फर्जी हिंदुत्व को उभार कर हिंदुओं को इकट्ठा करने की है, उसको सेकुलर्स के साथ जोड़ने के लिए अगर आपको असली सनातन को, हिंदुत्व का थोड़ा रूप धरना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सेकुलर्स और अल्पसंख्यक भी असली सनातन के साथ खड़े होंगे, जो कि हनुमान के पात्र जो वहां पे खड़े किए गए हैं बुधनी से, वो उनके पर्पस को सर्व करेंगे। दूसरी बात, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन, मतलब जो भी मैंने राजनीतिक लोगों को देखा है और उनके जीवन को देखा है, उनके चुनावों को देखा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं, देखिए बीजेपी के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेताओं को खड़ा करके जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है। देखिए, चाहे वो विजयवर्गीय साहब हो, चाहे वो तोमर साहब हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये जितना जोर अपना चुनाव जीतने में लगाएंगे, उससे ज्यादा जोर अपने प्रतिद्वंदी जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर चुनाव जीत जाए, उनको हराने के लिए लगाएंगे। जब 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, राजवर्धन सिंह राठौर को भी आप ले आए, जब आप दिया कुमारी को भी ले आए और बालकनाथ को भी ले आए, तो सबको लग रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तब हो सकता हूं जब बाकी दोनों हार जाएं। तो मैं चुनाव जीतने की कोशिश करूं, साथ साथ उनको हराने की कोशिश करूं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है बीजेपी ने। कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कब, अच्छा देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज होती है जो आज देखिए राजस्थान की अगर विश्लेषण करें या कमलनाथ का विश्लेषण करें, कमलनाथ भी और अशोक गहलोत साहब भी उस जाति संप्रदाय से आते हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। देखिए, जो राजस्थान में देखिए जाट बहुत ज्यादा हैं, गुजर बहुत ज्यादा हैं, मीणा बहुत ज्यादा हैं, राजपूत बहुत ज्यादा हैं। तो ये जब बड़े संप्रदाय के किसी एक नेता को उभारते हैं तो बाकी संप्रदाय उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये डिसएडवांटेज अशोक गहलोत के साथ नहीं है, ये डिसएडवांटेज कमलनाथ के साथ नहीं है, ये एडवांटेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह मैं केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के धरातल पे जब थ्योरेटिकली इसको एनालाइज करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की रणनीति जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं बिल्कुल ये स्पष्ट मानता हूं, बुधनी के अंदर जो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वो इतना बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी है जिससे हिंदुत्व की धार भी धीरी पड़ गई है। अल्पसंख्यक और सेकुलर्स भी वोट देंगे क्योंकि उनके पास 2 विकल्प हैं, एक विभत्स सनातन है और एक असली सनातन है। जैसा सनातन है तो असली सनातन को वो चुनेंगे और उससे कांग्रेस को एडवांटेज होगा और बीजेपी को डिसएडवांटेज होगा। कांग्रेस को एडवांटेज, बीजेपी को डिसएडवांटेज। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ में भी यही काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते आए हैं। राम वन पथ गमन मार्ग जो है वो तो कुछ और यहाँ तक कि गाय की बात करने वाले बीजेपी जो है गाय को बचा रही थी, लेकिन ये गाय ही नहीं बल्कि गोबर, गौमूत्र सब बेच डाले और सबके लिए कुछ ना कुछ रोजगार निकाल डाला। ज़रा शंकर पांडे जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा 5 साल में इस मुद्दे को लेकर, चाहे अगर उसको हिंदुत्व की छतरी के अंदर हम देखें, इस मुद्दे को लेकर अब जबकि अब चुनाव में जा रहे हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, और ये मुद्दा कितना वहां प्रभावी हो सकता है कांग्रेस पार्टी पर? नहीं, देखिए, जहां तक हिंदुत्व का मुद्दा है या राम का मुद्दा, ये तो भाजपा से भूपेश बघेल ने छीन नहीं लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कौशल्या राम का छत्तीसगढ़ ननिहाल था तो कौशल्या माँ का मंदिर चंदखुरी में बना दिए। राम वन पथ वन गमन की तैयारी हो रही है, जगह जगह राम जी की मूर्तियां लग रही हैं। गाय, गोबर, गौमूत्र खरीदी चल रही है। गाय की रक्षा के लिए जगह जगह गोठान बना रहे हैं।
तो दूसरा गांधी जी के जो सिद्धांत उसको लेके ये सरकार चल रही है कि साहब गांधी जी ने जो कहा था हम वही कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जो कम से कम यहाँ पर जो मुद्दा है वो भाजपा के पास तो अब ये हिंदुत्व वाला मुद्दा बचा ही नहीं है, वो तो पूरा पूरा कांग्रेस के खाते में आ गया है। तभी तो अब इनके पास मुद्दों की तलाश में तो कभी बस्तर में इस आदिवासी और कन्वर्टेड जो ईसाई बन जाते हैं आदिवासी, उनका कभी मुद्दा आता है, कभी कवर्धा और बेमेतरा में वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाने का प्रयास करते हैं और वो वहां पर कभी झंडा लगाने विवाद हो जाता है कभी। तो ये ऐसे ऐसे छोटे मोटे मुद्दे निकाल के ही भाजपा आगे बढ़ रही है और हिंदुत्व का मुद्दा अब भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में रहा। जी जी बिल्कुल, ये मुद्दा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रा इसी को मध्य प्रदेश में भी समझना चाहता हूँ। अचल साहब, ज़रा आप समझाइए कि कमलनाथ जब थे और अभी पिछले दिनों वो दावा कर भी रहे थे कि गौशाला हमने इतने बनवाए जिसको इन्होंने वो कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं जो अब बजरंगबली की बात हो रही है। याद कीजिए कि जबलपुर में प्रियंका गांधी की जो पहली चुनावी रैली थी उसमें बहुत बड़ा सा गदा किसी चौराहे पे रख कर के कितने फुट ऊंचा, वो भी एक विजुअल हम लोग देख रहे थे, काफ़ी हमने दिखाया भी था। तो ये सब जो है इस मसले को, हिंदुत्व के मसले को बिल्कुल ख़त्म कर देना या उसको अपनी तरफ ले आना, ये जो स्ट्रेटेजी है इससे क्या फ़ायदा नज़र आता है कांग्रेस के लिए और क्या नुकसान यहाँ बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, देखिए, कांग्रेस ने शुरू में ये कोशिश की थी कि उसकी छवि भारतीय जनता पार्टी की तरह एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बने। कमलनाथ जी का मंदिर मंदिर जाना, उन्हीं शास्त्री धीरेन्द्र के यहाँ नतमस्तक होना, जिनको भाजपा अपना चुनाव एजेंट बना चुकी है। लेकिन कांग्रेस को ये बहुत जल्दी समझ आ गया कि इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जब ये पहली सूची आई है तो मध्य प्रदेश में चुनाव का मुद्दा है जातीय जनगणना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी की जहां भी सरकार होगी वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी और उसके आधार पर सत्ता में भागीदारी, विकास में भागीदारी तय की जाएगी। तो एक तो ये जो मुद्दा है ये बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में असर दिखाई दे रहा है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का मुद्दा दबाने की कोशिश की गई थी कि तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तंदाबाद खड़ा किया गया था कि जगह जगह लोग बनाए जा रहे हैं। जिस शहर में आप जाइए वहाँ एक लोग बन जाता था, देवी का, देवता का, साधु का, संत का, और उसके लिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी। तो इस मुद्दे को भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे ने दबा दिया है। अब लोग की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब तो लोग इस फिनिक्स की चर्चा कर रहे हैं, जिस फिनिक्स की बात शिवराज सिंह जी ने कहा था कि वो खुद फिनिक्स पक्षी है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब फिनिक्स का अवतार कांग्रेस है और कांग्रेस 2018 में जैसे पैदा हुई, 2020 में जैसे भस्म हो गई, वैसे 2023 में दोबारा से नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में खड़ी होगी। और ये जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं इससे इस चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मुद्दा सीधा सीधा सामाजिक न्याय का और भ्रष्टाचार का असर दिखाएगा। ये आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा 50% की सरकार कह रही है कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पर कितना बीजेपी यहाँ दबती हुई नजर आ रही है या कांग्रेस कितना यहाँ दबाती हुई बीजेपी को नजर आ रही है? राजीव जी, मैं अचल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चाह कर भी हिंदू मुसलमान वाला कोई चुनावी माहौल नहीं बना पा रही है अब तक। उसने पूरी कोशिश की है, चाहे महाकाल लोक हो या रविदास के नाम पर, संत रविदास के नाम पर लोक बनाने की बात हो। आदि शंकराचार्य का लोक बनाया जा रहा है ओंकारेश्वर में, मूर्ति लग गई बहुत बड़ी चीन से बनकर आकर, लेकिन आम जनता में असर नहीं हो रहा इन मुद्दों का। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री, उनके नेता, उनके प्रवक्ता सब जब भी मौका आता है कांग्रेस को सनातन का दुश्मन, आतंकवादियों का हमदर्द वगैरह वगैरह सब तरह के टैग लगाती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे पर टिकी हुई है। मुझे आज भी याद है जब चुनाव शुरू हो रहा था 1-2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले,
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आए थे। उन्होंने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही। चाहे कमलनाथ के बयान देख लें या छोटे से छोटे उनके प्रवक्ता के बयान देख लें। आप प्रादेशिक चैनलों की डिबेट्स में उनको देखेंगे, प्रवक्ता अपनी बात पर अड़े रहते हैं। खूब बीजेपी का प्रवक्ता कहता है आप सनातन के दुश्मन है, वो कहता है ये बताओ महाकाल लोक में मूर्तियां कैसे गिर गई। वो कहते हैं साहब ये आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, वो कहता है व्यापम में घोटाला कैसे हुआ था। लगभग हम रोज ही ऐसे नजारे देखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर इस चुनाव में जा रही है। कल की हमें और प्रतीक्षा करनी है राजीव जी। कल 16 तारीख को कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाली। कमलनाथ भोपाल में पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वचन पत्र, कांग्रेस आमतौर पर मैनिफेस्टो को वचन पत्र कहती है, वो अपना जाहिर करने वाली, घोषित करने वाली। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से घोषणाएं की थी। उन पर कितना अमल हुआ ये सवाल भी कल हम लोग पूछेंगे कि आपने 15 महीने की सरकार में अपने वचन पत्र में से क्या क्या लागू किया था, अब नया क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करके भी कांग्रेस को अपनी पिच पर नहीं ला पा रही, अपने मैदान में नहीं लेके आ पा रही। इसके उलट कांग्रेस अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, मजबूर होकर बीजेपी को उसके उत्तर देने पड़ रहे हैं। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचकर देख लीजिए कि बीजेपी के पिछले 3 महीने में जितने मुद्दे हैं, जितने गुब्बारे फैलाए गए, उनकी हवा कितने दिन में निकल गई। एक देश एक चुनाव, हवा निकल गई। इंडिया बनाम भारत, देश का नाम बदलने वाले हैं मोदी जी। संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो मुद्दा भी हवा हो गया। सनातन का मुद्दा माननीय मोदी जी विदेश जाने से पहले अपने कैबिनेट के साथियों से कहकर गए थे, संसदीय दल की बैठक में कहकर गए थे कि इस मुद्दे पर अड़े रहना, इससे गरमाना है। आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है सनातन का मुद्दा? थके हुए बीजेपी के प्रवक्ता या प्रदेश अध्यक्ष अनर्गल प्रलाप करते हुए, विषय कोई और चल रहा होता, वे कहते हैं सनातन के दुश्मन है। जनता भी नहीं सुन रही उनकी इन बातों को। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और एक अंतिम बात राजीव जी, शायद अखिल सर ने कहा कि बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है बीजेपी ने। आपने उस दिन से आज तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देखी होगी कि ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस को बड़ी चिंता हुई है कि 7 सांसद उतर गए, एक राष्ट्रीय महासचिव आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आने वाले हैं चुनाव लड़ने। और मैं अभी से आपको बता दूं, शेष बची हुई 86 सीटों में से कई सीटें ऐसी जो इन दिग्गजों वाली हैं। अभी कांग्रेस अपने परंपरागत प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज नरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने दिमने नहीं आने वाला। संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं कांग्रेस के, अभी भी विधायक हैं। कांग्रेस वहां किसी दिग्गज को चुनाव लड़ाने नहीं जा रही। शिवराज सिंह के खिलाफ पिछली बार अरुण यादव को चुनाव में उतारा था, लेकिन इस बार एक सिने अभिनेता को उतार दिया। यानी कांग्रेस इस बात का टेंशन नहीं ले रही है, वो ये शो कर रही है कि हमको कोई चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं भी आ जाए तो हम उनका स्वागत करेंगे चुनाव लड़ने में। ये राजनीतिक जो तेवर हैं, ये परिपक्वता दर्शाते हैं किसी भी दल की। और मुझे लगता है बीजेपी को अब ये चिंता करनी पड़ेगी कि उसके 10 मुख्यमंत्री इस वक्त गली गली घूम रहे हैं। आने वाले कल के 3 दिसंबर के मुख्यमंत्री, उनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, बशर्ते 116 सीटें आ जाएं। तो ये मजेदार होने वाला चुनाव है राजीव। बिल्कुल मजेदार चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम, हर चुनाव, हर राज्य में चुनाव जो है बहुत मजेदार होने वाला। लेकिन मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं और उसमें भी जो 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्री, उसमें से 3 और 1 महासचिव को उतारना, राष्ट्रीय महासचिव को उतारना, ये क्या मायने रखता है, इसकी चर्चा भी। और चर्चा ये कि क्या कांग्रेस यहाँ पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीत रही है और सामने कोई भी रहे, आप सांसद को उतारिए, एक सांसद कम से कम 8 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। लेकिन अभी वो सिर्फ अकेले, मतलब एक विधानसभा सीट के इर्द गिर्द नजर आएगा। अगर वो ऐसे प्रचार करता होता तो कुछ और कर रहा होता। लेकिन क्या प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस यहाँ जो चाहे छत्तीसगढ़ की सीटों का आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश का देखिए, तेलंगाना देखिए, तीनों जो सीटें आई हैं सुबह, जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उससे एक आश्वस्ति नजर आती है, एक
यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है क्या, जैसा डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं? कांग्रेस ने, राजीव जी, बहुत ही जैसा राकेश पाठक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बिल्कुल एकदम सामान्य राजनीति जो होती है उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। एक जो डिसरप्टिव पॉलिसी दिखाई दी, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, कि 116 कैंडिडेट 144 में से उन्होंने मार्जिनलाइज सोसाइटी से निकाले हैं, तो ये एक डिसरप्टिव है। और बीजेपी की तरफ से जो डिसरप्टिव है, जो बड़ा रणनीति दिखाई दे रही है कि पैराशूट से जो 18 लोग उतारे गए हैं इन चुनावों में। लेकिन देखिए, जो बंद कमरे की जो रणनीतियां जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, उसमें कुछ और चीजें मैं ऐड कर दूं। एक अचानक बीजेपी का जो, और सरकार और बीजेपी समर्थित जो मीडिया है, वो इजराइल चला गया है पूरा, और लाइव चल रहे हैं, वहाँ से प्रोग्राम चल रहे हैं, टैंकों के सामने तमाम तरीके से नाटकीय अंदाज में रिपोर्टिंग हो रही है। तो मैं इसकी भी भविष्यवाणी कर दूं, 3-4 दिन में वापस बुला ली जाएंगे सब। ये एक हवा भरने की कोशिश हो रही है कि इजराइल के बहाने राष्ट्रवाद को जीवित किया जाए। अरे भाई, नेतन्याहू अपने देश में चुनाव हार जाएगा, उसकी आलोचना हो रही है। मैं पहले भी यहाँ कर चुका कि अपने देश में उतनी नहीं होती जितनी वहां हो रही है। बहुत मजेदार आपको मैं तथ्य बता दूं कि कभी भी इजराइल के अखबारों में जी, नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल में जाइए, अभी जाइए, और उसके कोई भी ट्वीट उठाइए, उसमें हिब्रू में जितनी भी ट्वीट्स हैं जवाब में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, उसमें गूगल ट्रांसलेट होता है। सब उसको बुरा भला कह रहे हैं, सब इस्तीफा मांग रहे हैं। और हिंदी में जो ट्वीट है वो बीजेपी आईटी सेल के ट्वीट है, जो कि नेतन्याहू को हीरो बना रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये बुला लिए जाएंगे 3-4 दिन में, क्योंकि जब आज कल से देखिए कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से अब गर्मी शुरू होगी, चुनाव की रैलियां शुरू होंगी, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां जाएंगे, तो ये जो युद्ध क्षेत्र में गए हुए हैं इनको सब बुला के यहाँ लगाया जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल में नज़र आ रहा है मामला, क्योंकि आज ही एक सर्वे भी उतार दिया गया है इसी तरीके के एक चैनल में राजस्थान को लेकर। तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की रणनीति को आपको समझना हो तो ये जो उनका समर्थित मीडिया है वो क्या करता है उससे समझ में आ जाता है। अब आज सोशल मीडिया में अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक और हंगामा मचा हुआ है कि दिग्विजय सिंह की एक फर्जी चिट्ठी घुमा दी गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उनके लोग को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस नाराजगी में कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। तो दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है कि इस चिट्ठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें कि इन लोगों ने किसने किया। ये सब चल रहा है अभी चुनाव में। आप देखिए कि बजरंग बली आ गए, चिट्ठियां, फेक चिट्ठियां, झूठ, नफरत, ये सब आएगा। तो जो बात हो रही, जो राकेश अटल जी कह रहे थे, देखिए मुद्दा बेसिकली मोदी साहब को, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, तेलंगाना का, या फिर वो 2024 का चुनाव हो, उनको जातिवार जनगणना के खिलाफ या उसके बरक्स कोई एक कम्युनिकेशन पैदा करना पड़ेगा। ये दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी और मुसलमान और ये वो चलने वाला नहीं है। ये बात सामाजिक न्याय की है और ये अगले 6 महीने आप देखिएगा यही मुद्दा चलेगा। इस चुनाव में चलेगा, इस चुनाव के बाद भी चलेगा। कांग्रेस ने इसकी नब्ज को पकड़ लिया है। ये राजनीतिक और सामाजिक कमिटमेंट भी है और एक स्मार्ट पॉलिटिक्स भी है, दोनों बातें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम देख चुके हैं कालांतर में। प्रशांत जी कुछ जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कालांतर में देख चुके हैं राकेश जी कि मतलब मंडल के समय हमारे करियर का शुरुआत हो रहा था। हमारे से तो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं,
तो उस वक्त हम देख रहे थे कि कैसे कैसे नारे थे कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए। तो और 93 में सरकार बन गई, बीजेपी हार गई, बाबरी मस्जिद के बावजूद हार गई। तो ये दौर हो सकता है दूसरे रूप में सामने आए। क्यों? क्योंकि अब देखिए कि आरक्षण की वजह से बहुत बड़ी संख्या में वाइट कॉलर, उनके इंटेलेक्चुअल, जो वंचित समाज है, उसके तमाम सारे बुद्धिजीवी इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। वो अपना कैंपेन, अपना मुद्दा खुद चलाते हैं। इसलिए मोदी साहब को मैं कह रहा हूं कि इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो राजनीति में उनको नुकसान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, आप जोड़ रहे थे। प्रशांत जी ने बहुत अच्छे दो मुद्दे हमारे संज्ञान में लाए, सच में हम लोगों से चूक रहे थे। नंबर एक, दिग्विजय सिंह के तथाकथित इस्तीफे के बारे में लिखी गई फर्जी चिट्ठी। जिसने भी चिट्ठी बनाई, एक तो उसको ये मालूम नहीं है कि इस सूची में दिग्विजय सिंह के कितने प्रत्याशी हैं। उनके सगे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनके सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह, उनके खासम खास राइट हैंड नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। माने अगर आप पूरी सूची देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो युति है, उनकी जो जुगल जोड़ी है, वो किस तरह कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन कर रही है। उनके बीच में कोई विवाद है ही नहीं। इस तरह की फर्जी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि दिग्विजय सिंह ने सूची का जो कागज था वो फेंक दिया, मीटिंग से बाहर निकल आए, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, जो दिग्विजय सिंह 1971 में कांग्रेस में आए थे, वे बहुत छोटे स्तर से उठते हुए मुख्यमंत्री रहे 10 साल। वे नगर पालिका चुनाव लड़े थे, राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष थे। ये वो दौर था प्रशांत जी जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया 67 में कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में जा चुकी थी। दिग्विजय सिंह अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि राजमाता जी ने बहुत सम्मान करते थे, वे राजमाता सिंधिया का करते हैं आज भी दिग्विजय सिंह। राजमाता सिंधिया ने दिग्विजय सिंह से कई बार यह कहा, उन्हें प्रेरित किया कि तुम जनसंघ में आ जाओ, आरएसएस से जुड़ जाओ। दिग्विजय सिंह अपनी युवावस्था में उस विचारधारा से दूर रहे, उसमें नहीं गए, कभी नहीं मिले। तो आज की तारीख में कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो कांग्रेस छोड़कर वे कहीं और जाएं, या कहीं भी ना जाएं तो कांग्रेस छोड़ने लायक कोई कारण नहीं है। एक और बात, आपने प्रशांत जी ने जिक्र किया 92 में मस्जिद के बाद के घटनाक्रम का। मध्य प्रदेश में 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद 1993 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हुआ था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। मंदिर मस्जिद मुद्दे को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सरकार नहीं बना सकी थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी। तो कुल मिलाकर अब इस तरह की फेक चिट्ठियां, ये सब चीजें अभी चलती रहेंगी, आपने स्क्रीन पर दिखा भी दिया। इनसे कुछ होना जाना अब नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में जिस तरह का इस वक्त तालमेल है, वो भी दुर्लभ चीज है। इससे पहले नहीं रहा। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस में भी बहुत सारे खेमे थे। अब वो सारे खेमे खत्म हो गए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वरिष्ठता के सामने न अजय सिंह राहुल भैया, न अरुण यादव, न कोई और, कोई इस स्थिति में नहीं है उनके सामने अपना गुट बनाकर खड़ा रह सके। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी कमेंट चाहता हूं शंकर पांडे जी आपसे जरा, कि जो 4 सांसदों को छत्तीसगढ़ में उतारा गया है, क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है इन सांसदों और खासकर सीएम के सामने उनके भतीजे? सीएम के सामने जो उनके भतीजे को चुनाव लड़ा है, तो ये भाजपा इसलिए उत्साहित है कि कभी एक बार उनके भतीजे ने भूपेश बघेल के एक बार चुनाव भी हराया था, पर वो पुरानी बातें हो चुकी। अब की स्थिति ऐसी नहीं है। और जहां तक 4 सांसदों का सवाल है, तो मैं नहीं समझता कि वो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको मेहनत करना पड़ेगा। उनके लोकसभा क्षेत्र में उनके विधायक विधानसभा चुनाव लड़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं तो यही बोल रहा हूँ, शुभकामनाएं है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करें। और क्योंकि क्या दिक्कत ये हो रही है, यदि वो जीत गए तो विधायक, और यदि हार गए तो सांसद की टिकट तो उनको मिलना ही नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ये भी है कि साहब इनको निपटाने के चक्कर में ही लोग सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी
निपटाने के चक्कर में सांसदों को, और यही बात कमोबेश उधर मध्य प्रदेश में और इधर राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि शायद ये तमाम लोग जो निपटाए जा रहे हैं। और जैसे शुरुआत में आप लोगों में से किसी ने कहा था कि राजस्थान की, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है स्वामी जी बता रहे थे कि राजस्थान में भी या दूसरी जगह भी यही होगा कि मुझे अगर सीएम का फेस बन के आना, उभरना है तो दूसरे को निपटाओ। तो एक दूसरे को निपटाना और जनता, जी स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं छोटी सी टिप्पणी राजीव जी ये करना चाह रहा था कि इनकी इमारत बीजेपी की हिंदुस्तान के हर कोने में दरक रही है। राजकुमार वेरका जो पंजाब के मंत्री थे कांग्रेस के और बहुत बड़े दलित नेता हैं, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष बन गए थे, आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अमरिंदर सिंह भी वापस आने की जुगाड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देखिए, हिंदुस्तान के हर कोने में बड़े बड़े नेताओं को जो बीजेपी में चले गए थे या बीजेपी में हैं, उनको ये आहट मिल गई है कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, नाव डूबे शिप डूबे, इसके पहले वापस में सुरक्षित जगह चले जाएं। तो ये संकेतक जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, जिस प्रकार से उत्तम रेड्डी तेलंगाना से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां पे अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी तेलंगाना में और अच्छी लीड से बनेगी और एक रेड्डी ही वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी, एक रेवंत रेड्डी तो है ही, उत्तम रेड्डी, रेवंत रेड्डी। अब देखिए रेड्डी में से कोई, और आपने बहुत शानदार, बहुत डिप्लोमेटिक वे में आपने कहा कि एक रेड्डी ही वहाँ का सीएम बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, शंकर पांडे जी, आज पहली बार आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय